हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। तो भाई कैसे हो सब, क्या हाल है, क्या चल रहा है? तो पढ़ाई कैसे चल रही है? रेगुलर क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे? देखो, जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से अपना कोर्स ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लासें रेगुलर स्टार्ट हो गई है अपने ऐप में। और ऐप आप सभी को पता है बीएससी नॉलेज हब के नाम से है। ठीक है भाई, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? व्यतीकरण का मैथमेटिकल टर्म्स हमने निकाल लिया था। वहां हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। वहां से दो वेव, क्या होता है, दो या दो से अधिक वेव किसी बिंदु पी पर क्या हो रही है, अध्यारोपित हो रही है। ठीक है, तो वो जो दो वेव है उनसे एक रिजल्टेंट वेव हमारे पास में निकल के आती है। उसका हम एम्पलीट्यूड भी निकालते हैं बच्चा, और इंटेंसिटी भी हम उसकी निकालते हैं। तो और हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? वो दोनों केसेस पढ़ लिए। संपोषी व्यतीकरण के लिए पढ़ा और विनाशी व्यतीकरण के लिए पढ़ा। संपोषी व्यतीकरण हमने बताया था जो सेम फेज में कंपन करती है, चलती है। संपोषी व्यतीकरण जिनका फेज डिफरेंट होता है, ठीक है। विनाशी व्यतीकरण ये हमने पढ़ा। उसी में आगे एक बेटा टॉपिक है व्यतीकरण में ऊर्जा वितरण, और ये तुम पढ़ के आए हो ऊर्जा वितरण के बारे में। चलो, तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि व्यतीकरण में ऊर्जा वितरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, क्योंकि हमने जो इंटेंसिटी निकाली है दोनों केसेस के लिए, संपोषी व्यतीकरण और विनाशी व्यतीकरण दोनों के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो आइए लिखे भाई। तो लिखिएगा, व्यतीकरण में ऊर्जा वितरण को समझने के लिए ऊर्जा वितरण को समझने के लिए संपोषी व्यतीकरण व विनाशी व्यतीकरण की गणना करते हैं। इसको भाई बेटा विनाशी भी बोल सकते हो और विषम पोषी भी बोल सकते हो। क्या? विषम पोषी भी बोल सकते हो। तो संपोषी व्यतीकरण व विनाशी व्यतीकरण की गणना करते हैं। की गणना करते हैं। चलो भाई, अब किस किस को पता है संपोषी और विनाशी? जिसने लास्ट क्लास ली होगी उसको तो पता होगा, और जिसने नहीं ली होगी उसको कैसे पता होगा, है ना भाई? तो बताओ, संपोषी व्यतीकरण में क्या था? पथांतर सेम था। हमने कैसे निकाला था भाई, बताओ। तो सबसे पहले पहला केस हम लेते हैं संपोषी व्यतीकरण, और दूसरा ले भाई वहां पर विनाशी व्यतीकरण। आ जाओ। आ रहा है क्या समझ में? चलो भाई, तो क्या लिया था हमने? पथांतर निकाला था। याद आ रहा है थोड़ा सा कि पथांतर कैसे निकाला था? चलो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। संपोषी व्यतीकरण में के डेल्टा किसके बराबर था भाई? 2n पाई के बराबर था। ऐसे ही सेम विनाशी में किसके बराबर था हमारे पास में बच्चा? के डेल्टा था 2n+1 पाई के बराबर था। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से हमने क्या, के की वैल्यू आप जानते हो कितना होती है? तो डेल्टा पथांतर कितना निकल के आया था, बताओ भाई, कितना आया था? क्योंकि आपके बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो रख दो, वैल्यू निकाल के कितनी आई थी हमारे पास में? n लैम्बडा आया था।
आया था ना, ये सोल्व करवाया है पूरा। और यहाँ कितना आया था आपके पास में, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, बताना कितनी आई थी, क्या यही आई थी, n प्लस हाफ लैम्बडा। चलो ये क्या था, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में पथांतर तुमने निकाल लिया, जो तुम निकाल के आए हो। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई थी तुम्हारे पास में, क्या क्लियर हुई थी कि कोस 2n पाई किसके बराबर था, +1 के बराबर था। कोस 2n पाई किसके बराबर था, +1 के था। और कोस 2n प्लस 1 पाई किसके बराबर था भाई, -1 के बराबर था या नहीं था, था ना। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तुम क्या निकल के आए थे, देखो यहाँ n तो सभी को पता है, ठीक है। चलो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकाला था तुमने, a बराबर कितना आया था, a1 प्लस a2, यही आया था। अरे आया था या नहीं आया था। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कितना आया था भाई, a1 माइनस a2 आया था। आया था या नहीं आया था, बिल्कुल आया था। और इंटेंसिटी याद है कितनी आई थी, चलो नहीं है, इंटेंसिटी तुम्हारे पास में आई थी यहाँ √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ विनाशी व्यतिकरण के लिए इंटेंसिटी कितनी आई थी, √I1 माइनस √I2। चलो भाई है ना, ठीक है। चलो भाई अब मुझे एक चीज बताओ, इतना किस किस को समझ में आया और किस किस को नहीं आया, ये चीज क्लियर कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी। चलो इतना आया। अब बात क्या कर रहे हैं हम, हाँ बात क्या कर रहे हैं हम, हमने एक वेव लेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऊर्जा वितरण की, तो यहाँ पर हमने एक वेव बनाएंगे। वेव किस फॉर्म में बनाएंगे हम, ठीक है। तो वेव बनाओ भाई, देखो समझ में आ रहा है, बना दो। सेम आ रहा है क्या, कुछ चेंज हो रहा है, हाँ भाई ये थोड़ा चेंज है ना, कोई ना, ठीक कर लो। चलो बन गया, अरे बना या नहीं बना, तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये प्लस पाई ये माइनस पाई, कैसे समझ में आता है, प्लस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स, तो ये पाई ये 2 पाई होगा या नहीं होगा, ये कौन होगा, ये 3 पाई होगा, ऐसे ही सेम होगा बेटा, ये 2 पाई ये 3 पाई, ऐसे सेम चलता चले जाएगा। बताओ भाई यहां तक इतना समझ में आया या नहीं आया, आ गया। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ठीक है। तो ये आई मैक्सिमम जो इंटेंसिटी कितनी आई थी, 4I0 आई थी। और आई एवरेज कितनी आएगी, लगभग आपके पास में इंटेंसिटी 2I0 आएगी। ओके समझ में आया, एवरेज मीन, ओके। चलो भाई तो व्यतिकरण का जो ये प्रारूप है, इससे आप क्या समझे, बताओ भाई क्या समझे,
व्यतिकरण के प्रारूप से हम यह समझते हैं बेटा कि जो ऊर्जा है उसका ह्रास यानी उसमें कमी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे पास में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की ओर ट्रांसफर होती है। मतलब अधिकतम तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता की ओर क्या रहती है? स्थानांतरित होती है। तो भाई लिखे ये वाली लाइन, अरे बताओ, चलो लिख लो। तो लिखिएगा कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा का ह्रास मतलब जानते हो ना, कमी होती है। ह्रास मतलब क्या होता है? कमी होना होता है। ओके, तो व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। अब भाई ये तो पता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है ना? क्योंकि फिजिक्स मैंने आपको बताया था, दो ही शब्द होते हैं, क्या और क्यों। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो लिखिएगा क्योंकि ऊर्जा अधिकतम तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता वाले जो वेव के बिंदुओं पर क्या होती है? क्या होती है भाई? स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलो भाई, तो मुझे बताओ कि जो अधिकतम तीव्रता कितनी है आपकी, कितनी है? तो हम यहां लिख सकते हैं कि अधिकतम तीव्रता कितनी आई है? 4I0। और औसत तीव्रता मिनिमम कितनी आई थी भाई? 0 आई थी। ये मिनिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम 4I0 आई है, और ये कितनी आई है? एवरेज 2I0। ठीक है, तो औसत तीव्रता कितनी आई है आपके पास में? 2I0। चलो बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सॉरी। अब एक टॉपिक आता है तुम्हारे सामने, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए, टॉपिक हमें पता है कि कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां तो क्या है, लेकिन ये एक शब्द आ रहा है बेटा यहाँ पर, कला संबद्ध स्रोत। होता क्या है? कोहेरेंट सोर्स होता क्या है तुम्हारे पास में? समझ में आ रहा है क्या होता है ये? मुझे बताएगा कोई? है भाई? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ कि हम व्यतिकरण का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों वेव उत्सर्जित हो रही है या उत्पन्न हो रही है, उनकी जो इंटेंसिटी है, सॉरी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए इक्वल, समान होनी चाहिए। उनकी जो आवृत्ति है वो भी समान होना चाहिए, और उनका जो कालांतर है फाई, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। सेम नहीं, सॉरी, कालांतर हमारा कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए।
ठीक है, कालांतर स्थिर होना चाहिए हमारे पास में, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। किसमें, किसे कहते हैं ये हम, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, कि ऐसा स्रोत या ऐसा सोर्स जहां से जो दोनों तरंगे उत्पन्न हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी समान व कालांतर स्थिर होना चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ओके भाई, समझ में आया। चलो अब बात करते हैं इनकी विधिया की। विधिया कौन कौन सी बेटा, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं हमारे पास में। ठीक है, कौन कौन सी है मैडम, बेटा पहली है आयाम विभाजन विधि, दूसरी कौन सी है, दूसरी है तरंगाग्र विभाजन विधि। चलो अब ये आयाम विभाजन और तरंगाग्र विभाजन समझ में आ रहा है क्या है, नहीं आ रहा है क्या, बताओ क्या है, आ रहा है कुछ समझ में, कि आयाम विभाजन तरंगाग्र विभाजन होता क्या है कि यहाँ पर जो वेव आपतित हो रही है, मतलब आ रही है, जो वेव आपतित हो रही है तो आपतित वेव या तो दो होगी या दो से अधिक होगी, सीधी सी बात है, होगी ना, या तो दो होगी या दो से अधिक। क्या होता है आयाम विभाजन विधि में, दो या दो से अधिक तरंगे आपतित होती हुई क्या करते हैं, उनका अधिक भागों में उनको विभाजित कर दिया जाता है, दो या दो से अधिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड है हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग, तो एक विशेष अवस्था द्वारा हम क्या करते हैं, इनको अध्यारोपित करते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, आयाम विभाजन। मतलब जो दोनों वेव आपने ली है, जो किसी प्रोसेस के द्वारा अध्यारोपित हो रही है, ठीक है, तो उनको दो या दो से अधिक भागों में हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, आयाम विभाजन विधि कहा जाता है। बेटा इनका यूज कहाँ आएगा, देखो इसका जो आयाम विभाजन विधि को आप है ना पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे मैडम वो तो बताओ। बेटा जो ये आयाम विभाजन विधि है इसका यूज हम करेंगे न्यूटन वलय को सॉल्व करने पे, माइकलसन व्यतीकरण मापी और पतली फ्रिंज द्वारा व्यतीकरण, पढ़ा है ना, टॉपिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, उनमें यूज होगा आयाम विभाजन विधि का, ध्यान रखना। तो लिख लीजिएगा कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ होगा भाई। सबसे पहले न्यूटन वलय, दूसरा माइकलसन व्यतीकरण मापी, और तीसरा होगा भाई पतली फिल्म द्वारा व्यतीकरण। ठीक है, चलो आया समझ में। अब बात आती है तरंगाग्र विभाजन की। सबसे पहले ये आपको समझ में आता है तरंगाग्र होता क्या है, क्या होता है, एक काल्पनिक सतह होती है जिससे जो वेव है उसके प्रत्येक बिंदुओं पर क्या करते हैं, उनका हम विभाजन किया जाता है। वही एक काल्पनिक तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह होती है, ध्यान रखना है, क्या होता है, एक काल्पनिक सतह होती है। अब तरंगाग्र विभाजन विधि में होता क्या है, क्या होता है कि तरंगाग्र में इसमें भी यही होता है, जो आपतित तरंग, ठीक है, आपतित तरंगाग्र को परावर्तन व अपवर्तन
परावर्तन जानते हो, जो पढ़ के आते हो, कहाँ पढ़ के आते हो, 11 12 12th में भी पढ़ के आते हो, पढ़ के आते हो ना, आपतन परावर्तन पढ़ के आते हो ना, ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर आता है तुम्हारे वहां पर, हाँ वहां पढ़ के आते हो। कौन सा चैप्टर है पता है क्या? 9वां या 10वां चैप्टर है तुम्हारे पास में 12th क्लास में, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास में आपतित वेव है उसको अपवर्तन या परावर्तन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करते हैं, विभाजित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में तरंगाग्र में विभाजित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? तरंगाग्र विभाजन विधि कहा जाता है। समझ में आया? क्या कहा जाता है? तरंगाग्र विभाजन विधि कहा जाता है। ओके, तो लिखें। और सबसे पहला बात है कि भाई इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, है भाई कहाँ कहाँ होता है, बताओ बताओ भाई कहाँ कहाँ। एक टॉपिक पढ़ा स्टार्टिंग में, यंग का द्विसुल्ट प्रयोग पढ़ा ना, वहां होता क्या है कि एक सोर्स है हमारा, जो यंग का जो द्विसुल प्रयोग है भाई, वो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों रूप से वैलिड होता है। क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, हमारे पास में वहां भी वैलिड होता है, जिसे आप बोलते हो चिरसम्मत भौतिकी, और क्वांटम फिजिक्स उसमें भी वैलिड होता है। एक ही एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों रूप से वैलिड होता है। ओके, यंग का द्विसुलिट प्रयोग। दूसरा कौन सा है? दूसरा है फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग, पढ़ा है ना। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट में हम तरंगाग्र विभाजन विधि का यूज करते हैं। चलो भाई, तो लिखें, लिखिएगा इसका यूज कहाँ कहाँ किया है आपने। पहला कौन सा है भाई? यंग का द्विसलिट प्रयोग। दूसरा फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग। चलो, समझ में आया? हाँ भाई बताओ, आया या नहीं आया? आ गया मैडम जी, बिल्कुल आ गया। चलो तो भाई, तो अब इसको थोड़ा सा जो बोला है वो लिख ले, क्या है भाई। तो आपको क्या क्या समझ में आया वो बताओ मेरे को, वापस से एक बार देख लो। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण आपने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? क्योंकि हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मैडम? जो आप इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप निकाल के आए हो, वहीं का डायरेक्ट यूज किया है संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में। संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, जो वेव है तरंगाग्र का जो जो वेव होती है हमारे पास में, उन फेस सेम फेस में कंपन करती है या डिफरेंट फेस में कंपन करती है। डेल्टा क्या होता है बेटा? यहाँ पथांतर होता है। के क्या होता है? यहाँ संचरण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है, चलो भाई, अब डेल्टा की बात आ रही है। यहाँ आपने सॉल्व किया है इससे लास्ट क्लास में कि डेल्टा बराबर एन लैम्बडा निकल के आता है। यहाँ क्या आता है? एन प्लस हाफ लैम्बडा निकल के आता है। विनाशी व्यतिकरण में क्या निकल के आया है बेटा? पथांतर यहाँ पर निकल के आता है। चलो, हमने बात करी थी, वहां एक आ रहा था कोस, एंड कोस के लैम्बडा की जगह हमने ये वैल्यू रखी थी 2n पाई। 2n पाई जब हमने रखा है बेटा, तो हम जानते हैं यदि आप 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, cos n रखोगे, n की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 पाई cos 2 पाई की वैल्यू +1 आती है। ऐसे 4 पाई की भी वैल्यू +1 आती है। ठीक है, 6 पाई की भी वैल्यू +1 आती है। अर्थात कह सकते हैं cos 2n पाई बराबर +1, n बराबर 0 1 2 3 के लिए। ओके, ऐसे ही बेटा सेम आता है cos 2n + 1 पाई। ठीक है, -1 कैसे आई? यहाँ भी जो n की वैल्यू है वो 0 रखोगे तो cos कितना आएगा आपके पास में? पाई आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 1 है, मल्टीप्लाई होगा cos पाई। cos पाई की वैल्यू आती है -1,
ऐसे ही आप 1 रखो, कितना आएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। cos 3 पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इंटेंसिटी ये क्या है, आपका आयाम है। ये क्या है, आपकी तीव्रता है, जो आप विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण दोनों में निकाल के आए हो ना। तो आयाम A बराबर A1 + A2 आपके पास में निकल के आया था। संपोषी व्यतिकरण कहाँ से निकाला था, जो हमने रिजल्टेंट वेव निकाली थी वहां हमने इसके कुछ रिजल्ट केसेस रखे, उसमें वैल्यू रख के नहीं हमने वैल्यू निकाली। ऐसे ही सेम इंटेंसिटी के केस में हमने किया। ठीक है, ऐसी बात आती है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए भी सेम प्रोसेस हो गया। चलो भाई आगे क्या बात थी, ये हमने ऊर्जा वितरण का प्रारूप बनाया और इसमें हमने निकाला कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा उच्च अधिकतम तीव्रता से न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं पर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। इसलिए अधिकतम तीव्रता 4I0 जो हमने निकाली है संपोषी व्यतिकरण से, और न्यूनतम एवरेज जो हमारे पास में इंटेंसिटी आती है वो 2I0, और मिनिमम कितनी आई थी विनाशी के लिए 0 आई थी। ओके, चलो बात आती है कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां क्या होती है। मैंने बता दिया कला संबद्ध स्रोत होता क्या है, जो वेव हमारे पास में जो दो वेव अध्यारोपित हो रही है किसी एक प्रोसेस के द्वारा, तो वेव दोनों वेवों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास में समान होनी चाहिए, और जो कालांतर है वो भी क्या होना चाहिए, फेज स्थिर होना चाहिए कालांतर का। ठीक है भाई, अब कालांतर संबंध स्रोत के दो विभाजन विधियां होती है। एक होती है बेटा आयाम विभाजन विधि, दूसरा तरंगाग्र। मैंने समझा दिया क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, न्यूटन वलय, व्यतिकरण मापी और पतली फिल्म। दूसरा यंग का द्विस्लिट प्रयोग और फ्रेनेल द्विप्रिज्म द्वारा। मेन जो टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लास्ट 2-3 ईयर से इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। डायरेक्ट पूछा जाता है, अथवा में या तो माइकलसन व्यतिकरण मापी पूछ रहा है या न्यूटन वलय पूछ रहा है आयाम विभाजन विधि में। ठीक है, चलो बात आती है, अब ये हमने पढ़ा आयाम विभाजन विधि, तरंगाग्र। जो मैंने बोला है वो लिख रखा है, बताऊं क्या है। चलो कि इस विधि में आपतित तरंग के आयाम को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर एक विशेष व्यवस्था द्वारा अध्यारोपित करते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, आयाम विभाजन विधि कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या होता है। चलो भाई, और इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ, माइकलसन व्यतिकरण मापी, पतले फ्रेम द्वारा व्यतिकरण मापी और न्यूटन वलय में किया जाता है। ठीक है भाई, चलो भाई और बताओ मैडम क्या हाल है भाई, बताओ कैसा लग रहा है पढ़ के, अच्छा लग रहा है। फिजिक्स थोड़ी थोड़ी तो समझ में आने लगी होगी, है डर थोड़ी ना लग रहा है आप फिजिक्स से कि हाँ डरना चाहिए, नहीं लग रहा ना, चलो अच्छी बात है। दूसरा तरंगाग्र विभाजन विधि क्या होता है कि इस विधि में आपतित तरंगाग्र के परावर्तन व अपवर्तन के द्वारा, अब परावर्तन अपवर्तन आप पढ़ के आयो, मैं ऐसा मान सकती हूँ क्लास 12th में। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, चलो आइएगा, अब जो विभाजित भाग है हमारे पास में का कला संबंध स्रोत की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल सही बात है, जो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हुई है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कला संबंध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स। और क्या होता है हमारे पास में कला संबंध स्रोत, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 2 वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल समान, और जो कालांतर है हमारे पास में वो क्या रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, आप साइड में लिख लेना इसको कला संबंध स्रोत करके नहीं अपने नोट्स के बगल में। ओके, तो इन्हें निश्चित कोण पर अध्यारोपित किया जाता है, मतलब जो फेज कालांतर है फाई का मान फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इस विधि का प्रयोग भाई यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रेनेल
में किया जाता है। अब बताओ यहाँ तक किस किस को प्रॉब्लम है क्या भाई? यहाँ तक नहीं है। तो ये तो थी अपनी आज की क्लास। कल हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यंग का द्विसलिट प्रयोग। ध्यान रखना, कल का जो क्लास होगी वो होगी बेटा यंग का द्विसलिट प्रयोग, और ये पूरा थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल, बहुत मैथमेटिकल है, पूरी डेरिवेशन इसमें सॉल्व होगी। एक एक टर्म आपको बताई जाएगी, पथांतर आप कैसे निकालोगे, वहां पर सब चीजें हम निकालेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा पढ़ के, जब तक आगे का नहीं पढ़ोगे वो चीजें समझ में कहाँ आएगी कि के क्या है, डेल्टा क्या है, नहीं आएगा ना बेटा। तो इसलिए कह रही हूँ जो अब तक क्लास आपकी डाल दी है यूट्यूब चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करो अपने साथ के बच्चों को, और फटाफट से कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि क्लासें अब जो होगी वो रेगुलर आपके ऐप में स्टार्ट होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।